तो दोस्तों कल 1 महीने से भी ज़्यादा के बाद हमारे देश में शराब की दुकानें खुली। शराब पीने वालों के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन एक खबर और ज़्यादा बड़ी तब बन गई जब इन ठेकों के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। एक भीड़ का हुजूम आ गया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी ऐसी की तैसी हो गई। अब वहीं पर यह बात भी मुझे समझ आ गई कि अगर किसी दिन ताली ताली तक तो ठीक है और दिया जलाने पर भी ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मोदी जी ने कह दिया कि अंधभक्तों या फिर मेरे मित्रों शराब पीना कल से ही बंद कर दो या आज से ही बंद कर दो, तो इस बात को हमारे देश के जो अंधभक्त हैं, स्पेशली जो शराब पीने वाले अंधभक्त और बहुत से हैं ऐसे, वो इस बात को कभी भी नहीं मानने वाले। एक तरफ ये सोच रहा था मेरा दिमाग, दूसरी तरफ इस भीड़ को देख के मैं ये भी सोच रहा था कि कितने सारे लोग इसमें से ऐसे होते होंगे जो रामायण के एपिसोड देखने के बाद रामायण के गुणगान करते हैं, सोशल मीडिया पे आके जय श्री राम के नारे लगाते हैं और शराब के लिए ऐसे पागल हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के एक बड़े पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार, अर्नब जैसे पत्रकार एक ट्वीट करके कहते हैं कि शराब खरीदने के पैसे हैं लेकिन रेलवे का भाड़ा भरने के पैसे नहीं। अब गंदगी अलर्ट दे देता हूं आपको दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन पर एक ऐसी गंदगी कीचड़ आएगी कि शायद आपके स्क्रीन से बाहर भी उसमें से कुछ कीचड़ निकल आए, क्योंकि गटर का फोटो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ये देखिए उस गटर का फोटो। राम मंदिर, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो देखा आप लोगों ने इस गटर का फोटो, कीचड़ ज्यादा बाहर तो नहीं आई, साइड हो गए थे ना। मैंने पहले से अलर्ट कर दिया था, बाद में मुझे मत बोलना। ये गटर का अलर्ट इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि ये गटर ऑलरेडी गंदगी फैला रहा था, इससे भी ज्यादा गंदगी आगे फैला रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस शराब के इशू को आधा सच बनाकर क्यों दिखाया गया। तो इंतजार किस चीज की है? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो कर डालो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब बात करने के लिए। गोदी मीडिया वाले ये सब बातें करते नहीं है, यहां पर बात हो रही है तो सब्सक्राइब कर डालो। अभी के लिए घुसते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि शराब की दुकानें खुली तो खुली, उन पे भीड़ भी इकट्ठा हुई और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया, कर्नाटका में भी हजारों करोड़ का कलेक्शन हो गया, अलग अलग राज्यों में हजारों करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब यहाँ पर बात यह आती है कि दुकानें खुली, लेकिन किसने खोली? आपके सामने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया कि एक स्पेसिफिक आदमी ने दुकानें खोल दी। इनफैक्ट मैं तक भी इस बात में आ गया सुबह सुबह जब ये ट्रेंड चला और इसका पूरा बखेड़ा करके दिखाया गया क्योस, तो मैं भी इस बात में आ गया शायद एक ही जगह पे ये दुकान खुली है। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि पूरे देश में दुकानें खुली हुई हैं। ये दुकानें खोलने के जो ऑर्डर्स थे, दारू के ठेके खोलने के जो ऑर्डर्स थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे। ये हर स्टेट ने कोई अपनी मनमर्जी से नहीं खोली, कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी से नहीं खोल सकता था, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम कोरोना वायरस से फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक हाईलाइट करा गया केजरीवाल को हाईलाइट करा गया बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। बीजेपी आईटी सेल तुल गया इस चीज पे पूरी तरीके से कि केजरीवाल खुजलीवाल है, केजरीवाल बेवकूफ है, और अलग अलग इसी तरीके के ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाए गए। मैं यहां पर केजरीवाल सही है, दिल्ली सरकार सही है, गलत है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि आधा सच किस तरीके से आपको परोसा जाता है। यहां पर केजरीवाल के बारे में बातें करी गई, वीडियोस कलेक्ट करे गए सिर्फ दिल्ली के अंदर से, और उसको व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया गया। ये लोगों को मानने पे मजबूर कर दिया गया कि सिर्फ दिल्ली में ठेके खुले हैं और सिर्फ दिल्ली में ही सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी करी जा रही है। दिल्ली के ठेकों के बाहर इतना जनता का हुजूम लग गया, केजरीवाल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है? थोड़ी देर में पता चलता है कि अलग अलग जगहों से, आंध्र प्रदेश से फोटोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से आती हैं, नोएडा से आती हैं, गाजियाबाद से आती हैं, मेरठ से आती हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती हैं और पता चलता है कि पूरे इंडिया में ही ऐसा ही एक क्योस मचा हुआ था इन ठेकों के बाहर। जितना क्योस यहाँ पर ठेकों के बाहर मचा, उससे ज़्यादा क्योस सोशल मीडिया पे मचा, और सोशल मीडिया पे तो बीजेपी आईटी सेल ने ही मचाया डेफिनेटली, और किसी ने नहीं मचाया। पुलिस भी, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि जो सिचुएशन दिल्ली में हो रही थी, अगर हम उसकी भी बात करें तो वहां पर पुलिस भी एक तरफ खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस को एक तरफ से ऑर्डर आए हों कि भाई यहां पर आप साइड में खड़े हो जाना, बीजेपी आईटी सेल से ऑर्डर आए हो कि आप साइड में खड़े हो जाना, पूरी वीडियोस बनाने देना हम लोगों को, उसके बाद आप लोग एक्शन में आना, और यही करा गया।
अब ये सब चीज़ें होती हैं और इस सब चीज़ों के बीच में जब दिल्ली को ब्लेम कर रहे होते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, तो ये भूल जाते हैं कि भाई आखिरकार पुलिस तो तुम्हारी है ना वहाँ पे। अगर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन करने का किसी का काम था, किसी का बीड़ा था, तो वो तो तुम्हारी पुलिस का था। और अगर लॉ एंड ऑर्डर ऐसे में मेंटेन नहीं हुआ तो यहाँ पर गलती तुम्हारी भी, अगर केजरीवाल की है तो तुम्हारी भी बराबर यहाँ पर गलती है। अब केजरीवाल की गलती के बारे में भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार था क्या और निकला क्या बाद में। जब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करी और चीज़ों को कनेक्ट करा डॉट्स को, तो क्या चीज़ निकली, क्या चीज़ सामने आई, ये भी आपको आगे बताता हूँ। बीजेपी आईटी सेल, आप पास्ट में जाओ और इस बात को ध्यान करो। बीजेपी आईटी सेल क्या कोई भी काम बिना किसी पर्पस के करता है? क्या कोई भी मैसेज बिना किसी पर्पस के सर्कुलेट होता है? क्या कोई भी भाषण या कोई भी स्पीच बिना किसी पर्पस के दी जाती है? नहीं। इसी तरह इस चीज के पीछे भी एक पर्पस था। कल लॉकडाउन खुला और ये बात भी हुई कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर भेजा जा रहा है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं स्पेशली उनके लिए। और उसी के साथ ये बात भी एक्सपोज हुई कि इनसे पैसे वसूलने का भी काम करा जा रहा है। जब पैसे वसूलने की बात हुई माइग्रेंट वर्कर्स से, तो सबसे पहले जो लाइट में आया, फोकस में आया, वो था पीएम केयर्स फंड, जहां पर मोदी जी ने कहा था कि इस पीएम केयर्स फंड से मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा, सहायता करूंगा। भाई अगर आपने पीएम केयर्स फंड से इनकी मदद नहीं करनी थी टिकट खरीदने में, तो आखिरकार आप पीएम केयर्स फंड से करने क्या वाले हो? क्या ये पीएम केयर्स फंड सिर्फ आपकी फकीरी की इमेज की एडवर्टाइजिंग में लगने वाली है, या बिहार के इलेक्शन में जो विधायक आप खरीदने वाले हो उसमें लगने वाली है? ये भी सवाल के घेरे में आने लग गया। उसके बाद 9 बजे कल सुबह एक खबर आती है जहां सोनिया गांधी कहती हैं कि जितने भी लोग घर वापस जा रहे हैं, जिनसे पैसा वसूला जा रहा है, उनकी कॉस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी, उनको फ्री में घर पहुंचाया जाए, कांग्रेस उसका पैसा देने को तैयार है। ये चीज़ बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज थी इससे डील करना, क्योंकि अगर इससे भारतीय जनता पार्टी सही से डील नहीं करती तो कल एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता कि मोदी जी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे कोरोना वायरस के टाइम में, वहीं कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है गरीबों के लिए इस कोरोना वायरस के टाइम में। चैलेंज से लड़ने के लिए, डैमेज रिकवरी के लिए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सामने आता है और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाता है। जहां पर शराब के ठेके खुलते हैं उस दिन, वहां पर सिर्फ दिल्ली की वीडियोस बनाता है, दिल्ली की फोटोज लेता है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुछ ग्रुप्स पे मैं भी एडेड हूं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लगातार धड़ल्ले से सर्कुलेट करता है और लोगों को ये बात मनवाने पे मजबूर कर देता है कि सिर्फ दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए हैं, सिर्फ दिल्ली में शराब में इस तरीके से लालच दिखाया जा रहा है और लोग, भीड़ उमड़ रही है लोगों की और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो रही है। अब तो दिल्ली में और बुरी तरीके से कोरोना वायरस फैलेगा। ये एक नैरेटिव सेट करा गया सिर्फ इसलिए जिससे कि सोनिया गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी फोकस ना मिल पाए इस बात के लिए, स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दिया था। ये थी पीछे की असली स्टोरी जिसको इस तरीके से दिखाया गया। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल ने शराब की दुकानें खोली, ये बात झूठ है, लेकिन ये बात आधा सच है, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर भी शराब की दुकानें खुली और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी हुई। अब जब शराब की बात आती है तो लोग कह रहे हैं कि क्यों खोल दी शराब की दुकान, क्या जरूरत थी? बड़ा राजस्व, एक बड़ा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को इन शराब की दुकानों से, जो लिकर होता है उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। और ये एक ऐसा टाइम है जब स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बहुत बड़े फंड की जरूरत है। यहां पर बड़ी लेकिन निकल के एक बात ये भी खड़ी होती है कि ये शराब की दुकानें ना खुलती अगर मोदी जी जो सेंटर्स डिमांड कर रहे थे बार बार कि हमारे को पैसा दे दो सर, हमारे को कुछ फंड दे दो, अगर वो फंड निकाल के दे देते पीएम केयर्स फंड में से या फिर पीएम एनआरएफ में से या फिर और भी बहुत सारे फंड्स उनके पास पड़े रहते हैं, अगर उनमें से निकाल कर, या जो विधायक खरीदने का फंड था उनमें से निकालकर अगर स्टेट्स को पैसा दे दिया जाता तो डेफिनेटली स्टेट्स के पास ये क्राइसिस खड़ी नहीं होती। एज अ रिजल्ट स्टेट्स इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं कि वो लिकर शॉप्स को खोलें। एक तरफ सॉल्यूशन ये भी था कि इन लिकर शॉप्स पे एक होम डिलीवरी की सर्विस शुरू करी जाए, जो कि हमारे देश में बड़े बड़े जो लिकर जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है लिकर की, वो भी सजेस्ट कर चुकी थी, लेकिन उसको नहीं करा गया। मेरे ख्याल से उसको कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे कुछ भीड़ पे तो डेफिनेटली कंट्रोल पड़ता ही। इससे शायद हम गरीब तबके के लोगों को सर्व नहीं कर पाते, लेकिन जो मिडिल क्लास, अपर क्लास लोग थे उनको डेफिनेटली इस जो फ्री होम डिलीवरी स्कीम थी इससे हम लोग आराम से सर्व कर पाते और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी भी ना देखने को मिलती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम केयर्स फंड है
उसमें से एक भी पैसा ना खर्चने का एक बड़ा रिजल्ट था ये शराब की दुकानों का खोलना और इस चीज़ पे मजबूर होना। अब मुझे लगता है कि पीएम केयर्स फंड की एक बड़ी जांच होनी चाहिए और मोदी जी को अब इसमें से पैसा निकालना चाहिए। जहां पर 6 अप्रैल को इस पीएम केयर्स फंड में 6,500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। आज की डेट में हमें ये तो पता नहीं कितने पैसे हैं, लेकिन डेफिनेटली 10,000 करोड़ से तो ऊपर इसमें हो गई। अब इस पैसे में से अगर स्टेट्स को कुछ पैसे दे दिए जाते तो क्या कल ऐसी सिचुएशन बन के खड़ी होती। बहरहाल आज सिचुएशन ये है कि दिल्ली में 70% टैक्स लगा दिया गया है दारू के ऊपर। अगर मतलब 100 रुपये का कोई बोतल थी तो वो अब 170 रुपये की बिकेगी। वहीं पर यूपी में अब एक लिमिट लगा दिया गया है, एक आदमी एक दिन में एक ही बोतल खरीद सकता है आके, और पौवे पे भी लिमिट है, अद्धे पे भी लिमिट है, हर चीज़ पे लिमिट है यहाँ पे। आज की सिचुएशन ये है, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही रहता है कि आखिरकार पैसे का लालच इतना क्यों है। एक तरफ आप कहते हो मैं देश की गरीब जनता के लिए पीएम केयर्स फंड से सब कुछ करूंगा, दूसरी तरफ आप उसमें से एक इकन्नी भी, एक चवन्नी भी किसी स्टेट को नहीं देते। क्यों इतना मोह है पैसे का, क्या करने वाले हैं इस पैसे से, क्यों इसका ऑडिट कराने से भी इतना कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका भी जवाब आज निकल के भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम एक सेगमेंट करते थे जहां पर हम अनभक्त की बातों का जवाब देते थे, तो उस सेगमेंट को अगली वीडियो में मैं वापस लेकर आऊँगा। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ उसको वापस लेकर आने की, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में उसको वापस लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो इसको, जिससे लोगों तक सच्चाई पहुँचे इस पीएम केयर्स फंड की। वहीं पर अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कृपया करके पेट्रियन पर जाके मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मुझे और बढ़ावा मिले और मुझे इंकरेजमेंट मिले इस तरीके की वीडियोज़ को बनाने का। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।